पुनः एक बार जिम्मेदारी से क्लास स्टार्ट करते हैं। और लाइव क्लास को मुझे कैंसिल करना पड़ा। कई सारे लोग का कमेंट आ गया था, सर क्या हुआ क्या हुआ। एक्चुअली थोड़ा मौसम बदल रहा है तो उसका असर बॉडी पे दिख रहा है, ठीक है। और थोड़ा रेस्ट भी इधर करने को नहीं मिला, लगातार क्लास पे क्लास रही। हुआ क्या कि क्लास के पहले मुझे अच्छी फील नहीं आ रही थी, बट मैंने डिसाइड किया कि क्लास ले लेते हैं, क्योंकि क्लास नॉर्मली मुझे करेंट पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। तो क्लास के समय 10-15 मिनट बाद मुझे ऐसा लगा यार कि मैं कहना कुछ और चाह रहा हूँ, लेकिन जो मेरी ऊर्जा रहती है नॉर्मली करेंट अफेयर की क्लास में वो रह नहीं रही थी, ठीक है। मुझे लगा यार कि क्लास ब्रेक कर लेते हैं, और शायद खुद को अगर जल्दी तैयार कर लूँगा तो एक बार दोबारा लाइव आ जाऊँगा। अगर देर कर लूँगा तैयारी करने में तो रिकॉर्ड कर दूंगा क्लास। और इस वक्त रात का 11:30 बज रहा है, इस वक्त लाइव का कोई मतलब है नहीं, तो इसलिए मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अराउंड 2 से 2.5 घंटे की अपनी क्लास होगी। 2 क्लास में आपका वैज्ञानिक परिदृश्य खत्म करेंगे, ठीक है। बिना बातचीत किए सीधा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक आज हमारा है PSLV C58, ठीक है। एक्सपोसैट मिशन। पहली बात मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा, ऐसे आपको टर्म्स अभी आगे मिलते रहेंगे। जैसे देखो यहाँ पे मिला है PSLV C58 एक्सपोसैट मिशन। इसी तरीके से अभी आप आगे आओगे, ये नासा का शाइकी मिशन है, ठीक है, इसको छोड़ो सॉरी। ये देखो PSLV C57 आदित्य 11 मिशन। तो बेसिकली इसको पहली बात तो ये समझना होगा कि ये लिखना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है। तो जो आपको करेंट अफेयर में इस तरीके से मिलता है ना, तो एक्चुअली ये मिशन है, ये जो मिशन होते हैं स्पेस में कुछ खास टारगेट से भेजे जाते हैं किसी खास स्पेस यान के तहत। जैसे एक्सपोसैट जो आपका मिशन है वो PSLV C58 के तहत भेजा गया। अभी PSLV C58, PSLV C57, PSLV C56, ये तीनों इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास के लिए। आज की क्लास में तीनों कराए जाएंगे। तो यानी ये क्या होते हैं, ये हमारे एक्सपोसैट मिशन है। बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं। हमको पता है कि जो हमारे सोलर प्लैनेट्स हैं, जो हमारे पास उपग्रह हैं, ठीक है, जो उनके ठीक है, उनके पास हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो ग्रह हैं, जो उपग्रह हैं, वहाँ हम लोग कुछ मेजरमेंट के लिए, कुछ सोचने के लिए, कुछ जानकारी के लिए, बेसिकली कुछ परीक्षण के लिए, निरीक्षण के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने मिशंस भेजना स्टार्ट करते हैं। जैसे भारत ने चंद्र मिशन भेजा, आदित्य 11 के तहत हमने अपना सूर्य मिशन भेजा। इसी तरीके से कई सारे मिशन चलते रहते हैं। तो बेसिकली जिस यान के तहत, जिस प्रक्षेपण यान के तहत या जिस रॉकेट के तहत मिशन भेजा जाता है, वो आपका यहाँ पहले नंबर पे यानी लेफ्ट साइड में लिखा रहता है, और राइट साइड में उस मिशन का नाम, जिस मिशन को या जिस उद्देश्य से इस प्रक्षेपण यान को भेजा गया, ठीक है। तो एक्सपोसैट को अगर हम लोग बात करें तो एक्सपोसैट का अगर हम लोग फुल फॉर्म में देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद से मैं इसको बताऊँ। तो यहाँ पे एक्सपोसैट का फुल फॉर्म क्या लिखा है, SAT। सैट का मतलब हमेशा सैटेलाइट से होता है, एक्स का मतलब एक्सरे से है, और PO का मतलब क्या है, ठीक है। तो पोलैरीमीटर यानी एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट एक्चुअली आपका क्या है, एक्सपोसैट का फुल फॉर्म है, ठीक है। बहुत क्लियर, बहुत ध्यान से सुनना समझना, आपको इजीली सब चीज़ें समझ में आएंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, एक्सपोसैट। अब यहाँ पे क्लियर नाम से लिखा है कि एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं, ध्यान देना, कि जो एक्सपोसैट है, कंक्लूजन अगर मैं बताऊं तो भारत का पहला पोलैरीमेट्री समर्पित एक मिशन है। ध्यान देना, भारत का पहला पोलैरीमेट्री समर्पित एक मिशन है, ठीक है। हमको पता है कि भाई कि अंतरिक्ष में हमारे पास बहुत सारे खगोल पिंड है, फॉर एग्जांपल ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन तारे, बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं। तो इन खगोलीय स्रोतों से हमको पता है कि बेसिकली क्या है कि एक्स रेस या कई सारे ऐसी रेस का उद्भव होता है, ठीक है। तो अंतरिक्ष में एक्सरे स्रोतों की जो ध्रुवीकरण होता है, बेसिकली उसका जांच करना इस आपके एक्सपोसैट का उद्देश्य है। एक्सपोसैट का उद्देश्य क्या है कि स्पेस में एक्सरे स्रोतों के तीव्र ध्रुवीकरण की जांच करना, अब बता देखिए सर इसकी जांच की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हमारे साइंटिस्टों को लगा कि हमको इनकी सोर्सेज की जांच करनी चाहिए। एक्चुअली आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो साइंस के स्टूडेंट, हालांकि मेरा साइंस सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं सिंपली समझाने की कोशिश करूँगा जिससे आप लोग इसको समझ सको। पोलैरीमेट्री एक्चुअली क्या होता है ना, ये लाइट का एक गुण है, प्रकाश का एक गुण है, ठीक है। ये लाइट यानी प्रकाश का एक गुण है, ठीक।
प्रकाश का कैसा गुण है? तो प्रकाश का एक ऐसा गुण है, ठीक है, जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि जो सोर्स आ रही, जो लाइट सोर्स आ रही है, ये कहां से आ रही है और किस प्रकार के स्रोत से आ रही है। यानी कहां से और किस स्रोत से आ रही है, इसकी हम लोग जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। कहां से, ठीक है, या किस स्रोत से आ रही है, इसकी हम लोग जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। यानी किस खगोलीय पिंड से आ रही है, इसकी हम लोग जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, अब भारत ने पहली बार, ध्यान रखना, जिसे मैंने इनिशियली बोला कि ये भारत का पहला पोलैरिमेट्री समर्पित मिशन है। तो एक्सपोसेट का सफल प्रक्षेपण अभी PSLV C58 के तहत किया गया। ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों जैसे खगोलीय स्रोतों की अध्ययन करने के लिए एक ऑब्जर्वेटरी के तौर पे इसको प्रक्षेपित किया गया और ऐसा करने वाला भारत विश्व का दूसरा देश है। ये स्टेटमेंट देखो, ठीक है, ये स्टेटमेंट। अब बात कि सर, जब आपने बोला कि भारत एक्सपोसेट यानी इस टाइप का एक ऑब्जर्वेटरी मिशन छोड़ने वाला भारत दूसरा देश है, तो भारत के पहले क्या कोई ऑब्जर्वेटरी मिशन ऐसा गया था खगोलीय पिंडों की स्टडी करने के लिए? तो बिल्कुल गया था। वो एक नासा का मिशन था, वो नासा का एक मिशन था, उसका नाम था IXPE, ठीक है, धन्यवाद। IXPE जो ये नासा का मिशन था, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे देखो लिखा है, ठीक है, इमेजिंग एक्सरे पोलैरिमेट्री एक्सप्लोरर, ठीक है, ये IXPE का फुल फॉर्म था। ठीक है, नासा ने इसको 2021 में, वर्ष 2021 में इस मिशन को प्रक्षेपित किया था। ठीक है, पोलैरिमेट्री IXPE को। तो अब जाहिर सी बात है कि जब नासा ने ये 2021 में किया था, तो ये प्रथम था, ये विश्व का प्रथम मिशन था, ये विश्व का प्रथम मिशन था। और हमारा जो एक्सपोसेट है, ये विश्व का द्वितीय और भारत का प्रथम है। इस प्रकार का भारत का प्रथम मिशन है जो बेसिकली ध्रुवीकरण की जांच कर रहा है। ठीक है, ध्रुवीकरण की जांच कर रहा है। अब देखो, अभी जब हमने क्या किया कि एक्स का प्रक्षेपण कहां से किया, तो PSLV C58 से इसको हमने भेजा, कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका हमने प्रक्षेपण किया, यानी C58 के तहत। अब पीटी में क्वेश्चन बन के आता है, आप कभी अगर देखोगे PYQs पे चर्चा की होगी, तो ऑलरेडी आपको बन के आता है कि सार कहाँ पे स्थित है, ठीक है, इसरो कहाँ पे स्थित है, DRDO कहाँ पे स्थित है, ऐसे कई सारे फैक्ट्स बन के आते हैं मैथ्स दी कॉलम में या वगैरह वगैरह। तो उसमें एक तो भाई फैक्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पीटी के लिए ट्रेडिशनली इंपॉर्टेंट है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपका श्रीहरिकोटा में स्थित है। एक्सपोसेट का फुल फॉर्म मैंने बता दिया। अब देखो, इसकी तहत हुआ क्या है कि हमने एक्सपोसेट मिशन को क्या किया, पृथ्वी की जो निचली कक्षा है, यानी जो एलियो है, एलियो में हमने इसको स्टेब्लिश कर दिया। एक्चुअली जो एक्सरे होती है वो हमको होता है विद्युतीय और चुंबकीय, दोनों प्रकार के तरंगे आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अच्छा, हम लोग इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हमारे दिमाग में जो चीज़ रहनी चाहिए। अब देखो, एक्सपोसेट के साथ 2 पेलोड गए थे, ठीक है, 2 वैज्ञानिक पेलोड गए हैं, जिसमें एक जो वैज्ञानिक पेलोड ना है उसका नाम है जानना है पोलिक्स, ठीक है, POLIX। PO का मतलब होता है पोलैरीमीटर, ठीक है, I का मतलब हो गया ठीक है, इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे, तो पोलिक्स का ये फुल फॉर्म हो गया। दूसरा वाले का नाम थोड़ा अजीब है, इसलिए मैं टर्म्स बोलूंगा, XSPECT, ठीक है, ये दूसरा पेलोड है, जानना है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्सरे, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग, ये दूसरा है। एक्चुअली जो इसमें मेन पेलोड है ना, वो आपका पोलिक्स है। पोलिक्स ही क्या है? इसका मेन पेलोड है, ठीक है, मेन जो मुख्य पेलोड है वो आपका पोलिक्स है। अब बता देखिए, जो दोनों पेलोड है, वैज्ञानिक पेलोड, इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया, ठीक है, इसको तो ध्यान देना कि जो पोलिक्स है, पोलिक्स का डेवलपमेंट रमन अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया। किसका? पोलिक्स का। और जो दूसरा वाला है, उसका जो विकास किया गया, ध्यान देना है, ठीक है, उसका जो विकास किया गया है वो UR राव उपग्रह केंद्र के अंतरिक्ष खगोल विज्ञान समूह के द्वारा, यानी हम लोग सिंपली कह सकते हैं UR राव उपग्रह केंद्र के द्वारा किया गया। इसी की एक बॉडी है जो स्पेस एस्ट्रोनॉमी ग्रुप UR राव उपग्रह केंद्र की, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया। तो डेवलप किसके द्वारा क्या किया गया वो देख लें हम लोग। अब देखो, जो लाइव क्लास थी वहां पे मैंने दूसरे वाले का कुछ काम बता दिया था, जो कि वो उसका काम नहीं था, ठीक है, ध्यान देना है, ठीक है। एक्चुअली तबीयत अच्छी लग नहीं रही थी, तो वो एक गलती हो रही थी मेरे से, तो मैंने इसी के लिए क्लास कैंसिल कर दिया, क्योंकि मुझे लगा जब स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ है तो शायद अभी मैं बहुत अच्छे से आपसे कनेक्ट ना हो पाऊँ, ठीक है। तो वो ईमानदारी जब नहीं रहती क्लास में ना, तो मज़ा नहीं आता क्लास में, मैं मतलब ये सच्चाई आपको बताऊँ, ठीक। तो अब आती है कि पोलिक्स का सर वर्क क्या है। पोलिक्स को अपने मुख्य बताया, तो काम क्या है। तो पोलिक्स के मेनली 2 काम है, ठीक है। पहला काम क्या हुआ? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, यानी खगोलीय प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन, खगोलीय ऑब्जर्वेशन बेसिकली इसका काम है। दूसरा
पोलरिमेट्री मेजरमेंट से संबंधित इसका काम है, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे देखो लिखा भी होगा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा कि जो पोलिक्स है उसको एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। यह क्या करता है 8 to 30 kV के ऊर्जा बैंड के अंतर्गत बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी करता है, ठीक। पोलिक्स का जीवन काल कितना है, तो हमको पता है कि पोलिक्स पेलोड का जो जीवन काल है, लाइफ साइकिल है इसका, वो है 5 ईयर की, 5 ईयर की इसकी लाइफ साइकिल है, ठीक है। इतना इफेक्ट नहीं जाना चाहिए, बट पोलिक्स के बारे में दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। अब जाहिर बात है जब इसका जीवन काल पोलिक्स का 5 साल का है, तो यानी इसको जो काम मिला है वो 5 साल तक काम करेगा। तो काम बेसिकली क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। यानी ये क्या करेगा कि जो एस्ट्रोनॉमिकल पिंड्स हैं, ठीक है, वस्तुएं हैं, उनकी बेसिकली उन चमकीले ब्राइट जो एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज हैं उनका निरीक्षण करेगा, जिससे ये रेज निकल रही, एक्सरेज निकल रही है, ठीक है, उनका निरीक्षण करेगा। तो पोलिक्स का बेसिकली काम हो गया, ठीक है, ठीक। यहां पे देखो एक बात ये लिखा है कि यह पहला ऐसा पेलोड है जो पोलैरिमेट्री मापन के लिए समर्पित है, ठीक है, ठीक। अच्छा, हाँ, यहां पे देखो जो दूसरा वाला टर्म्स है उसका जानकारी दिया है कि ये बेसिकली क्या करता है, ठीक है, ये इतनी ऊर्जा यानी 0.8 to 15 kV की ऊर्जा के रेंज में, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक जानकारी देता है, ठीक है। ये क्या करता है, इसका काम स्पेक्ट्रोस्कोपिक जानकारी देता है। यही मेरे से पिछली बार गलती हो गई थी, मैंने उस क्लास में ये बोल दिया था कि पोलिक्स का काम बेसिकली क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, और जो सेकेंड वाला पेलोड है उसका काम बेसिकली क्या है, पोलरिमेट्री मेजरमेंट है, ठीक है। ये मेरे मुंह से निकल गया था, जबकि जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो जानकारियां हैं वो प्रदान करना काम क्या है, आपके दूसरे उपकरण या दूसरे पेलोड का था, ठीक है। ये मेरे से गलती निकली थी, और चूंकि तबीयत अच्छा नहीं था तो मैं अपनी गलती पकड़ नहीं पा रहा था। मुझे ये पता था कि मैंने गलत बोल दिया, ठीक है, लेकिन मैं गलती नहीं पकड़ पा रहा था, ठीक। अब नॉर्मली आप देखोगे आपकी जो क्लास थी, मतलब पीरियड वाला टॉपिक था, ये वाला टॉपिक यहाँ पे समाप्त हो जाता है। जो आपके लिए काम का है वो लगभग चीजें आपके लिए हो गई, ठीक है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ी सी जो बात लिखी गई है वो यहाँ पे लिखेंगे PSLV C58 के बारे में। क्या जो एक्सपोसेट अभी अंतरिक्ष में जो स्थापित किया गया वो PSLV C58 के चौथे चरण को सक्रिय रख करा कि मतलब जब PSLV C58 के तहत, ठीक है, एक्सपोसेट को मतलब अंतरिक्ष में स्थापित किया गया, तो जो हम देखेंगे कि जो मिसाइल होती है ना वो कई लेयर में, ठीक है, अलग होती है, ठीक है। तो कह रहा कि जो PSLV C58 का चौथा चरण है उसको सक्रिय रखकर उसकी उपयोगिता को प्रदर्शित किया गया है। कह रहा कि PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल 3, इसे बेसिकली क्या है, इसके चौथे चरण को नाम का दिया गया है, इसके चौथे चरण को बेसिकली नाम दिया गया है जो सक्रिय अभी PSLV कक्षीय मॉड्यूल 3 नाम, यानी पोयम 3 नाम PSLV, ठीक है, ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 इसका नाम दिया गया, ठीक है। तो ये बेसिकली जाएगा नहीं क्वेश्चन बनके, बट एक बार रट लेंगे, ठीक है। पोयम 3 से संबंध है PSLV C58 के चौथे चरण से, ठीक है। अच्छा, इसके साथ कुछ और भी छोटे छोटे उपग्रह गए थे, ठीक है, 10 उपग्रह बेसिकली गए थे PSLV C58 के एक्सपोसैट मिशन के अंतर्गत, 10 और भी सैटेलाइट्स के थे। अब देखो उन सैटेलाइट्स का नाम एक्चुअली आप याद नहीं कर पाओगे, उन उपग्रहों का नाम आप याद नहीं कर पाओगे। तो हमारा काम क्या है, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट उपग्रह वो रीड कर लेते हैं। एक तो देखो ये डाटा याद कर लेना कि भाई इसके साथ 10 अन्य पेलोड गए थे, ठीक। अब जो इसमें 4 इंपॉर्टेंट जो बहुत सिंपल नाम रखा, मुझे लगा मैं वो आपको बता दूं। जैसे इसमें जो सिंपल नाम है वो आपका है वीसेट। अब बोलोगे सर वीसेट कैसे लग गया आपको, सिंपल नाम है। देखो वीसेट एक्चुअली वुमेन्स इंजीनियर्ड सैटेलाइट इसका नाम है, ठीक है, जो कि लाल बहादुर शास्त्री महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा की जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली या शोधार्थी उनके द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है। तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री महिला प्रौद्योगिकी संस्थान। अब ये पीटी में क्वेश्चन आपको दुर्भाग्य होगा तो दे भी सकता है, ठीक है। तो वीसेट एक आपके दिमाग में रहना चाहिए कि उन 10 में से सैटेलाइट्स में से एक है, ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे सर दूसरा वाला का नाम बता दो, जो दूसरा वाला आपने बोला था, तो दूसरे वाले का नाम बहुत प्यारा है, उसका नाम है गीता सैटेलाइट। अब बोलोगे क्या सर इसमें ये रिलीजियस सैटेलाइट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गीता का फुल फॉर्म ऑफ फोर्थ नंबर देखोगे तो लिखा है ग्रीन इंपल्स ट्रांसमीटर। ग्रीन इंपल्स ट्रांसमीटर, ये मैं यहां से इसे कॉपी करूंगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये ऐसे कर लेता हूं, तो ये हो गया आपका दूसरा वाला ग्रीन इंपल्स ट्रांसमीटर यानी गीता हो गया, ठीक है। तो दूसरा वाला आपका क्या हो गया, दूसरा वाला गीता हो गया, ठीक, गीता ग्रीन इंपल्स ट्रांसमीटर। तीसरा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका है रुद्र 0.3। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है रुद्र 0.3, और चौथा जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है डस्ट एक्सपेरिमेंट यानी डेक्स, ठीक है,
ये मैं इसको हाईलाइट कर दूं, डेक्स या डस्ट एक्सपेरिमेंट, रुद्र 0.3, ठीक है। ये ग्रीन इंपल्स ट्रांसमीटर यानी गीता, ये आपको तैयार में रहना चाहिए दिमाग में, ठीक है। और एक ये आपका वी सेट, इतना एक्चुअली आपको तैयार रहना चाहिए, ठीक है। अब बाकी आप चाहो तो बिलीव सेट 0, ठीक है, बिलीव सैटेलाइट 0, ये भी दिमाग में रख सकते हो। मतलब ये आएगा नहीं, बट हो सकता है कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चंस बनाता है ये आपको गलत कराने के लिए। तो वो ऊपर का जितना इंपॉर्टेंट था ना कि भारत पहला है, एक्सपो मिशन किसके थ्रू जोड़ा गया, इसके 2 इंपॉर्टेंट पेलोड्स कौन से हैं, उस पेलोड का काम क्या है, ठीक है। नासा का पहला मिशन जो था इसके ऑब्जर्वेटरी से संबंधित वो क्या था, हो सकता है इन सबको दरकिनार कर दे और तुच्छ फैक्ट को आपके पेपर में क्वेश्चन बना दे। तो 10 याद रखोगे और 4-5 के नाम, 5 के नाम बता दिया मैंने, तो वो तैयार करना, बस एक बार रीडिंग रहेगी तो जो ऑप्शन है वो पहचान में आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग आते हैं दूसरा, जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का, वो है नासा का साइकी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया, ठीक है। एक बार मैं अपनी पहले बुकलेट सामने रख लूं। अब देखो, तो नासा का साइकिल यान अभी बात आती है कि कहां से लॉन्च किया गया, तो फ्लोरिडा में, ध्यान देना, फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर से बेसिकली इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। किस रॉकेट के थ्रू, तो स्पेस एक्स के फॉल्कन हेवी रॉकेट के थ्रू, यहां पे देखना, ठीक है। यहां पे लिखा है कि फॉल्कन, स्पेस एक्स के फॉल्कन हेवी रॉकेट के थ्रू, ठीक है, इसको फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर से बेसिकली इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा डिटेल में दिया है कि कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से लॉन्च किया गया। आपको दिमाग में फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया, ठीक। अब बात आती है कि सर ये है क्या, ध्यान देना है, ठीक है। सर ये है क्या, इसको हम लोग देखते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा लास्ट में देखना है। देखो यहां पे लिखा गया है साइकी, एक्चुअली जो साइकी मिशन है, ये साइकी मिशन है क्या, ठीक है, यहां पे हाईलाइट कर लूं। देखो यहां पे बेसिकली आपकी साइकी मिशन के संदर्भ में बताया गया है, ठीक है। ये पॉइंट यहां से देखना आप लोग, क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइकी क्या है, नासा का एक अंतरिक्ष मिशन है, जो कि बेसिकली क्या है, साइकी नाम की, यहां पे कह रहा है कि साइकी नाम के ही धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह यानी मेटल रिच जो एस्ट्रॉइड्स हैं उनका अध्ययन किया जाएगा। यानी बेसिकली साइकी क्या है, तो साइकी बेसिकली क्या है, आप ध्यान देना, एक क्षुद्र ग्रह है, साइकी नाम का ही एक धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह है, जो कि एक ऐसा क्षुद्र ग्रह, एक ऐसा एस्ट्रॉइड है जो मेटल से रिच है, यानी मेटल रिच एस्ट्रॉइड है, उसके अध्ययन के लिए भेजा गया है। और कह रहा है कि नासा का ऐसा प्रथम मिशन है, प्रथम ऐसा मिशन है नासा का जो चट्टान और बर्फ से अधिक धातुओं से युक्त किसी क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करेगा। यानी बेसिकली मेटल रिच एस्ट्रॉइड्स के अध्ययन के लिए पहली बार नासा ने कोई अपना मिशन भेजा है, ठीक है। और चूंकि वो उस एस्ट्रॉइड का नाम साइकी है, तो इसके लिए इस मिशन का नाम क्या है, साइकी मिशन। जैसे हमने चंद्रमा के लिए भेजा तो चंद्र मिशन, सूर्य के लिए भेजा तो सूर्य मिशन, ठीक है। आदित्य नाम क्या है, भगवान सूर्य का ही है, ठीक है। तो बेसिकली उसके नाम पे इसका साइकी। अब हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा साइकी क्षुद्र ग्रह के बारे में देखेंगे कि साइकी क्षुद्र ग्रह एक्चुअली है क्या। देखो यहाँ पे साइकी क्षुद्र ग्रह के बारे में क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसकी खोज तो बहुत पहले कर दी गई थी 1852 में, ठीक है। लेकिन इसके बारे में यहाँ पे कह रहा है कि ये छोटे खगोलीय पिंड है, जानना है साइकी क्षुद्र ग्रह के। अच्छा ये देखेंगे क्षुद्र ग्रह, पहले नॉर्मली समझो क्या होते हैं क्षुद्र ग्रह, क्या होते हैं नॉर्मली। तो हमको पता है कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, एक छोटे खगोलीय पिंड होते हैं, एक छोटे खगोलीय पिंड होते हैं। प्री में क्वेश्चन बन के आया हुआ भी है, खगोलीय पिंड होते हैं। आप नॉर्मली क्या करोगे, बृहस्पति और शनि के बीच में, ठीक है, बृहस्पति और शनि के बीच में एक बेल्ट देखते हो क्षुद्र ग्रहों का, ठीक है, और शनि के बीच में इनकी पेटी देखते हो, ठीक है, इनकी पेटी पाई जाती है, ठीक। तो क्षुद्र ग्रह नॉर्मली कहां से कहां के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे 2 उपग्रह का नाम आ गया, बृहस्पति और शनि। अभी ध्यान देना है, अब यहां पे एक होमवर्क ले लो, सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है, बृहस्पति के पास है या शनि के पास है। करंट अपडेटेड है, अभी आगे इसमें बताया भी गया है, ठीक है। बृहस्पति अग्रणी था बट अब अग्रणी नहीं है, ठीक है, ध्यान देना है। अब ये आप लोग कमेंट करना इसके से। अच्छा अब बहुत फैक्चुअली अगर जाना चाह रहे हो तो इसमें क्वेश्चन नहीं बन के आएगा, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो कि भाई किसके द्वारा इसकी खोज की गई, इस क्षुद्र ग्रह की वगैरह वगैरह, ठीक है। इंपॉर्टेंट यह है, कह रहा कि ध्यातव्य है कि यह खोजा जाने वाला 16वां क्षुद्र ग्रह था, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल 1852 में ये 16वां क्षुद्र ग्रह था जिसको खोजा गया था। इसके लिए इसका नाम, ठीक है, 16 साइकी भी है, ठीक है। तो इसका एक नाम 16 साइकी भी है, ये भी अपने दिमाग में रखना है। कह रहा है इस क्षुद्र ग्रह का प्राचीन नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं में आत्मा की देवी, गॉडेस ऑफ द सोल के नाम पे रखा गया है, ठीक है, गॉडेस ऑफ द सोल के नाम पे रखा गया है, ठीक है। साइकी जो नाम रखा गया है वो, ठीक है, आत्मा की देवी यानी गॉडेस ऑफ द सोल के नाम पे रखा गया है। जो क्षुद्र ग्रह पट्टी की मैंने बात बोली थी वो देखो यहाँ पे भी लिखा गया कि मार्स और जुपिटर की बीच में बेसिकली इनका जो बेल्ट है वो पाया जाता है, ठीक है।
अब आगे और भी क्या बातें बोलती है, तो ये मिशन के बारे में एक इंफॉर्मेशन यहाँ से निकल के आती है कि जो ये अंतरिक्ष यान है, ठीक है, जो ये बेसिकली साइकी मिशन है, ठीक, जिसको फॉल्कन हेवी रॉकेट के थ्रू छोड़ा गया है, ये वर्ष 2029 तक साइकी क्षुद्रग्रह तक पहुंचेगा, साइकी एस्ट्रॉयड तक कब तक पहुंचेगा, तो वर्ष 2029 तक। तो पीटी में ये भी क्वेश्चन बन कह सकता है कि यह अगले वर्ष 2025 में 2027 में पहुंच जाएगा, ऐसे कुछ कर सकते हैं। 2029 में इसकी पहुंचने की लक्ष्य डिसाइड किया गया। 2029 में ये कहाँ पहुंचेगा, साइकी क्षुद्रग्रह के पास पहुंच जाएगा, जो कि क्या है, मेटल रिच एक एस्ट्रॉयड्स है, ठीक है। एस्ट्रॉयड्स क्या होता है ये हम लोगों ने देख लिया। अब हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट म्यूरा 1 को लॉन्च किया गया, ठीक है। म्यूरा 1 क्या है, ये यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट है, ठीक है। अब बोलते कि किस कंपनी के द्वारा, ठीक है, या किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, तो अब बहुत वो तो खैर एक ऐसा फैक्ट है जो पेपर में नहीं आएगा, बट यहाँ पे पढ़ना तो देख लो, स्पेनिश कंपनी PLD स्पेस के द्वारा, ठीक है। इस रॉकेट की खूबी क्या है, ये पुनर्प्रयोज्य रॉकेट है। ये क्या है, एक पुनर्प्रयोज्य रॉकेट है। यूरोप के संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो लिखा हुआ है साफ साफ कि म्यूरा 1 यूरोप में किसी निजी कंपनी द्वारा विकसित एक प्रथम रॉकेट था। म्यूरा 1 का ही एक नाम एरियन 1 भी है। म्यूरा 1 का ही नाम क्या है, एरियन 1 भी है। हालांकि ये एक फेल्योर मिशन था, यहाँ पे देखना लिखना, ठीक है। एक पुनर्प्रयोज्य रॉकेट भले था, लेकिन जल्दी ही ये वापस आ गया। यह मिशन इस रॉकेट के अटलांटिक महासागर में गिरने के साथ ही समाप्त किया, यानी डायरेक्टली ये मिशन फेल कर गया, ठीक। आगे ऑप्शन में इसके बारे में और इंपॉर्टेंट नहीं था। इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है ईरान द्वारा नूर 3 उपग्रह का, नूर उपग्रह जो ईरान ने पहली बार जब इसको छोड़ा था, ठीक है, 2020 में, तो ये पीटी में क्वेश्चन बन के आया हुआ था, ठीक है। तो अभी उसका तीसरा चरण है ये, ठीक है। 20 की बात से एक बार 22 में ही इन्होंने छोड़ा, फिर एक बार 23 में तीसरा चरण नूर 3। तो एक तो क्वेश्चन बनता है कि नूर 3 उपग्रह का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, या किस देश में अभी हाल ही में इसका सफल प्रक्षेपण किया, तो ईरान मतलब इस मामले में अभी थोड़ा सा आगे। हालांकि खाड़ी कंट्रीज में देखेंगे UAE का कोई तोड़ ही नहीं है, ठीक। ईरान थोड़ा सा अभी इन साइंटिफिक वे में थोड़ा सा निकला है, ठीक है, फिर कोई बात नहीं है। तो ये एक दिमाग में रखना है कि नूर, बस इसका से हेडिंग इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। इसके बारे में एक दो फैक्ट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, 2 फैक्ट्स, ठीक है। जैसे कह रहा है कि नूर 3 ईरान द्वारा विकसित एक इमेजिंग सैटेलाइट है। नूर उपग्रह पृथ्वी की LEO में संचालित होते हैं, ठीक है। शॉर्ट्स ऑफ फैक्ट है। मेरा मानना सीधा क्वेश्चन बन के आ जाएगा, तो ये नूर 3 उपग्रह का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। अब मैंने क्या किया कि चूंकि सोलर सिस्टम की बात आ गई थी, अभी मैं इसको और भी समझा दूंगा क्लियर, लेकिन चलो वहां समझाओ या पहले समझाओ, बात वही है। सोलर सिस्टम से पेपर में क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर पे 2-3 साल पे एक बार तो बन के ही आते हैं क्वेश्चन। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक गूगल से फोटो लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया। हमको पता है कि सूर्य क्या, हाइड्रोजन और हीलियम जो मेन कंपाउंड है सन के, वो कौन है, हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन मेनली कंपाउंड है। जैसे सूर्य से आगे बढ़ते हैं यानी दूरी के हिसाब से, तो पहला जो ग्रह आता है वो कौन सा है, आपका मरकरी है, दूसरा वेनस है, तीसरा अर्थ है, ठीक है, ठीक। चौथा आपका मार्स है, यानी अर्थ दूरी के हिसाब से किन दो के बीच में है, तो वेनस और मार्स के बीच में, ठीक है, ठीक है, इन दोनों के बीच में है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे जुपिटर हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पे सैटर्न हो गया आपका शनि, ठीक है, यहाँ पे ठीक है यूरेनस हो गया, यहाँ पे आपका नेपच्यून हो गया, और प्लूटो को बौने ग्रह के रूप में इसको हमको पता, हम लोगों ने क्या किया है, ग्रह की श्रेणी से बाहर ही कर दिया है, ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया है, ठीक। अच्छा, अभी करेंट का क्वेश्चन ये भी आपका बना हुआ है, ठीक है, बेसिकली शनि के ऊपर, ठीक। हमें पता है कि शनि के पास क्या है, ये कौन सा पेन काम करेगा, ये काम करेगा बिल्कुल। शनि के पास हमको पता है सर्वाधिक इस वक्त आपके पास उपग्रह जो है किसके पास है, वो शनि के पास है। शनि के पास उपग्रहों की संख्या कितनी हुई है, 146 उपग्रह हो गए, ठीक है। अभी ये आगे आपका समझाया भी है। एकमात्र ऐसा ग्रह है शनि जिसके पास उपग्रहों की संख्या 100+ है, ठीक है। पहले बृहस्पति सर्वाधिक था, जानना है, बृहस्पति के पास पहले संख्या सर्वाधिक थी 95, लेकिन अब कहाँ चला गया है, अब चला गया ये आपके पास वेनस के पास, यानी शनि के पास बेसिकली, ठीक है। नहीं वेनस तो शुक्र हो गया ना, सॉरी, ठीक है, जानना है, ठीक है। ये यहाँ पे गलती हो रहा था, ठीक है। हम लोग कहते हैं शनि के पास, शनि यानी कहाँ पे है, सैटर्न, यहाँ पे है शनि, ठीक है, वो ठीक। यहाँ पे कितने हो गए, 146। अभी मैं आपको दिखा दूँ, आपका पेज नंबर 125 पे फैक्ट लिखा हुआ है, इसके पास 146 उपग्रह हो गए, ठीक है। तो सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है, शनि के पास है। पहले मैं यहाँ पे शुक्र के पास लिख दिया था, ध्यान देना है कि बुध और शुक्र, यहाँ पे मैंने कहीं लिखा भी होगा, बुध और शुक्र इन दोनों के पास, यानी मरकरी, ठीक है, और वेनस, इन दोनों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, इन दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है, जीरो है। वेनस और मरकरी के पास 0 उपग्रह है,
इन दोनों के पास शून्य उपग्रह है। ठीक है, ध्यान देना है। तो ये यहाँ पे ऑर्डर क्या लिखा है, दूरी के हिसाब से। ठीक है, ये देखो मैंने ग्रहों का जो नाम लिखा है, ठीक है, ये दूरी के हिसाब से लिखा हुआ है, दूरी के हिसाब से। अच्छा, बुध के बारे में यहाँ पे क्या फर्क लिखा है मैंने कि भाई इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। सेम यही हाल क्या है शुक्र का भी है, इसके पास भी 0 उपग्रह है और बुध के पास भी 0 उपग्रह है। ठीक है, आप बुध के पास देखोगे सर्वाधिक जो तापांतर होता है, दिन में यहाँ का ताप बहुत अधिक होगा और रात में यहाँ का ताप बहुत कम हो जाता है। यानी ग्रहों में अगर कहीं सर्वाधिक आपको तापांतर देखने को मिलेगा, ताप के बीच में डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो वो बुध के पास मिलता है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह आपका कौन है, बुध ही है। ठीक है, ध्यान देना है। तो ये सब आपके फैक्ट किसके हो गए, बुध के संदर्भ में हो गए। अब ध्यान देना है इसके वास्ते लिख रहा है आपका वेनस यानी शुक्र। ठीक है, शुक्र, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, नॉर्मली ये ऑर्डर है। ये क्या है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह कोई पूछे कौन सा है, तो आपका शुक्र हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, भोर का तारा या सायं का तारा भी कहते हैं इसको। ठीक है, भोर का तारा या सायं का तारा। पृथ्वी की बहन की संज्ञा किसको दी जाती है, तो वेनस को दी जाती है। मार्स को हम लोग नॉर्मली लाल ग्रह बोलते हैं, इसमें आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे मार्स के 2 उपग्रह हैं, ध्यान देना है, मार्स के 2 उपग्रह हैं, उसका नाम है फोबोस और डिमोस। ये मार्स के क्या है, 2 सैटेलाइट्स हैं, 2 उपग्रह। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम बता सकते हो, होमवर्क दे दूं यहाँ पे, होमवर्क देता हूं, पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह, एकमात्र उपग्रह का क्या नाम है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप लोग कर लेना। ठीक है, तो अगर ऑर्डर दे लगाने के लिए, तो बुध और शुक्र के पास कितना है, बुध और शुक्र के पास 0 है। ठीक है, बुध और शुक्र के पास कितना हो गया, 0 हो गया। पृथ्वी के पास कितना हो गया, पृथ्वी के पास 1 हो गया, पृथ्वी के पास 1 हो गया। पृथ्वी के पास किसके पास हो गया, मार्स के पास हो गया। मार्स के पास कितना है, 2 है, मार्स के पास 2 है। पृथ्वी के पास, अर्थ के पास 1 ही है, ये बुध और शुक्र हो गया। ठीक है, तो ऑर्डर ये यहां से क्वेश्चन बन के आ सकता है, दिमाग में रखना है। ठीक है, आकार के हिसाब से देखोगे तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो जुपिटर हो गया आपका। ठीक है, यहीं पे मैंने संक्षेप में आपको बेसिकली घूर्णन कितने ड्यूरेशन में पूरा होता है, घूर्णन कितने ड्यूरेशन में पूरा होता है, तो पृथ्वी का घूर्णन 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा होता है। परिक्रमण कितने दूर टाइम में पूरा होता है, 365 डे 6 आवर 9 मिनट। ठीक है, और 9.51 सेकंड में पूरा होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये परिक्रमण का ड्यूरेशन है 365 डे 6 आवर 9 मिनट और 9.51 सेकंड। ठीक है, 23 आवर 56 मिनट 4 सेकंड ये घूर्णन का ड्यूरेशन है। उपसौर, उप का मतलब ये होता है नजदीक, उप का मतलब क्या होता है, नजदीक, नजदीक बैठ के पढ़ना। ठीक है, जैसे आप उपनिषद, उपनिषद क्या है कि शिक्षक और जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच की वो वक्तव्य है। तो शिक्षक और स्टूडेंट करेंगे नजदीक तो बैठ के पढ़ेंगे, तो उप का टर्म्स हमेशा नजदीक से हो जाता है। ठीक है, तो उपसौर, उपसौर को हम लोग क्या कहते हैं, परिहीलियन भी कहते हैं। ठीक है, अपसौर को अपहीलियन कहते हैं। तो उपसौर की घटना आपको 3 जैन को देखने को मिलेगी। ठीक है, उपसौर की घटना कब देखने को मिलती है, 3 जैन को। अपसौर की घटना कब देखने को मिलती है, 4 जुलाई को। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लोग याद करोगे तो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, 21 मार्च 23 सितंबर इन दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स मैंने PYQ से निकाल के सोलर सिस्टम से लेके आए थे। ठीक है, अच्छा, नूर उपग्रह के बारे में हम लोग देख लिए। अगला हम लोग जाएंगे, अब देखो PSLV C58 हम लोग देख लिया। PSLV C58 यहाँ पे भी लिख भी दो, PSLV C58। PSLV C58 से क्या हुआ, ठीक है, किस मिशन को भेजा गया, तो PSLV C58 से आपकी जिस मिशन को भेजा गया है वो है एक्सपोसैट मिशन। ध्यान देना है, वो आपका है एक्सपोसैट मिशन। एक्सपोसैट मिशन, एक्सपोसैट मिशन। अगला देखेंगे हम लोग यहां से, इसके बाद से PSLV C57 को भी देख लेंगे। ठीक है, इससे किस मिशन को भेजा गया, और यहां पे हम लोग देखेंगे PSLV C56 को देख लेंगे, इससे किस मिशन को भेजा गया। इस तरीके से आप लोग भी एक चार्ट बना लोगे। ठीक है, ताकि मिशन को मैच कराने की कॉलम में आ जाए तो आप लोग इजिली कर सको। ठीक है, अब हमारा टॉपिक अगला PSLV C57 के बारे में। तो PSLV C57 से किसको भेजा गया, आदित्य L1 मिशन, आदित्य L1 मिशन। ठीक है, आदित्य L1 मिशन क्या है, इसको हम लोग अभी डिटेल में देख लेते हैं यहां पे। ठीक है, देखो आदित्य L1 मिशन। अच्छा, L1 का मतलब क्या होता है, सबसे पहले दिमाग में रखना, L1 का मतलब क्या होता है। देखो, किसी भी 2 खगोलीय पिंड के बीच में 5 लैग्रेंज पॉइंट पाए जाते हैं। ध्यान रहे हैं,
5 आपके लैग्रेंज पॉइंट पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रहे 5 लैग्रेंज पॉइंट पाए जाते हैं। बेसिकली लैग्रेंज पॉइंट जो होते हैं इनको हम लोग एक पार्किंग स्पॉट के तौर पे जानते हैं। ठीक है, लैग्रेंज पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, एक पार्किंग स्पॉट के रूप में। ठीक है, पार्किंग स्पॉट के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे हम लोग को प्री में यूपीपीएससी ने क्वेश्चन भी बनाया हुआ है कि किसी भी उपग्रह के चक्कर लगाने का क्या कारण होता है, मतलब कोई भी उपग्रह पृथ्वी के ऊपर अगर हम लोग स्पेस में भेजते हैं तो वो चक्कर क्यों लगाता है। ठीक है भाई, अर्थ क्या कहते हैं, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रही है, तो वहां पे खुद को बैलेंस कैसे रख रहा है चक्कर लगा के, तो वो जाहिर होता है वो सेंट्रिपिटल फोर्स है। ठीक है, तो बेसिकली अभिकेंद्रीय बल के ही कारण क्या होता है, कोई भी उपग्रह क्या करता है, बेसिकली चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो लैग्रेंज पॉइंट पे पार्किंग स्पॉट है, यहाँ पे वहां पे कोई खड़ा हो सकता है, किसी को दिक्कत नहीं है, ना इधर भागेगा ना उधर भागेगा। यानी लैग्रेंज पॉइंट पे बेसिकली क्या होता होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वल हो जाते होंगे, इसलिए वहां पे एक अस्थाई की स्थिति, एक हम लोग कह सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, हाँ, एक अस्थाई पार्किंग की स्थिति या एक अस्थाई निवास के तौर पे हम बोल सकते हैं कि बन जाता है। ठीक है, निवास टर्म्स थोड़ा गलत हो गया, बस हमारे को एक स्टेबल पॉइंट है, इसके हम लोग इसको पार्किंग स्पॉट भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो वही जो गुरुत्वाकर्षण और कैपिटल सेंट्रिपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया वो यही है। सेंट्रिपिटल फोर्स के कारण मैं आपको बता दूं, पीटी में ये क्वेश्चन यूपीपीएससी ने पूछा हुआ भी है कि सेंट्रिपिटल फोर्स ही कारण है जिसके कारण किसी भी उपग्रह के, किसी भी उपग्रह के चक्कर लगाने का यही कारण है, चक्कर लगाने का कारण होता है, चक्कर लगाने का कौन, सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रिपिटल फोर्स आया बस समझिए, ये चीज हो गया। तो लैग्रेंज पॉइंट मैंने आपको बताया कि किसी भी दो जो विशालकाय पिंड होते हैं उनके बीच में कुल कितने लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, तो वो आपके 5 होते हैं। ठीक है, 5 होते हैं। ठीक, अच्छा, जो L1 जो लैग्रेंज, जैसे मान लो कि ये अर्थ सन हो गया, ये अर्थ हो गया, तो लैग्रेंज पॉइंट 1 जो है वो यहां पे होता है। ठीक है, L1 यहां पे, L2 आपका लैग्रेंज पॉइंट इधर होता है। ठीक है, L3 इधर होता है। ठीक है, सन के इस पार है। अब आपको बताओ L4 और 5 आपको कमेंट करना है कि ये क्या है, एक हम लोग कह सकते हैं बेसिकली इक्विलिब्रियम की स्थिति में यहाँ पे आपका इधर L4। ठीक है, अच्छा ये बताओ यहाँ पे L4 होता है और इधर आ क्या हो गया, L5 हो गया। ठीक है, ये लैंग्रेंज बेसिकली L1 क्या है, दिमाग रखना है कि लैग्रेंज पॉइंट 1 जो होता है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में है। ठीक है, L3 क्या है, सूर्य के इस पार है, सूर्य के उस पार है। L2 क्या है, अर्थ के इस पार है, अर्थ के इस पार है। ठीक है, तो इसी L1 पे क्या किया गया है, बेसिकली जो आपका आदित्य L1 मिशन है, आदित्य तो जाहिर कि भगवान सूर्य का नाम है। ठीक है, तो इसी लैग्रेंज 1 पे क्या किया जाएगा, इस मिशन को भेजा जाएगा, इसके लिए इसका नाम है आदित्य L1 मिशन बेसिकली। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा भी है कि लैग्रेंज बिंदु 1 जो है वो सूर्य और पृथ्वी की रेखा के मध्य स्थित होता है। लैग्रेंज 1 की रणनीतिक स्थिति यह सुनिश्चित करती है कि आदित्य L1 सूर्य का निरंतर एवं निर्बाध रूप से अवलोकन कर सकता है, क्योंकि वो वहीं पे व्यवस्थित भी है। ठीक है, स्टेब्लिश भी है। तो ये बात इजीली आप लोग समझ गए, 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, ये पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है। अब हम लोग इधर देखते हैं यहां से। ठीक, ये चीज तो मैंने समझा दिया। ठीक है, संस्कृत में आदित्य सूर्य भगवान सूर्य का नाम है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, तो यहां भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आदित्य L1 क्या है, भारत का प्रथम फर्स्ट सोलर मिशन है। ठीक है, भारत का फर्स्ट सोलर मिशन है, ये तो खैर बच्चे को पता है। ठीक है, भारत का फर्स्ट सोलर मिशन है, ये सबको पता है। ठीक है, अब इसके साथ आप चाहो बस ये एक फैक्ट दिमाग में रखना कि आदित्य L1 मिशन के साथ कुछ कुल सात साइंटिफिक पेलोड्स भी गए हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, तो बेसिकली सूर्य की स्टडी में, सूर्य के व्यवस्थित अध्ययन में, ठीक है, मतलब इनकी भूमिका है। अब ये सातों पेलोड्स मुझे नहीं लगता कि आपको याद हो पाएगा। ठीक है, एक बार बस नाम देख लेना, दृश्यमान उत्सर्जन रेखा कोरोनाग्राफ। ठीक है, अब टर्म्स याद कर सकते हो कि एक पेलोड में कोरोनाग्राफ नामक टर्म से, या हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, कोरोना। ठीक है, हम बोलते हैं कि अच्छा कोरोना सूर्य का किस हिस्से को, कौन सा हिस्सा है, मतलब सूर्य के किस हिस्से को कोरोना कहते हैं। ठीक, आज हम देखो क्या लिखा है, दृश्यमान उत्सर्जन। ठीक है, एक टर्म्स और देख लेना कि सौर पराबैंगनी है। ठीक है, टर्म्स पकड़ लेना कि मतलब अगर ये आ जाए कि निम्नलिखित में कुल, एक तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है कि आदित्य L1 मिशन के साथ कुल कितने साइंटिफिक पेलोड्स गए। ठीक है, तो उनकी अगर एग्जैक्ट नंबर पूछेगा तो संख्या में वो हो गए 7। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नहीं बन के आएगा यहां से, जो अब मैं अगला बताने जा रहा हूं,
बट बहुत दुर्भाग्य आपका रहेगा तो 1% ही चांस है पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन सा आदित्य L1 के साथ गए 7 वैज्ञानिक पेलोड्स में शामिल नहीं है। तो दिमाग में कि टर्म्स मामले को कि एक के नाम में दृश्यमान उत्सर्जन है, एक सौर पराबैंगनी था, ठीक है, एक के नाम में एक्सरे जैसे टर्म्स था, कुछ ऐसे टर्म्स याद कर लो बस मेरे कहने में। तो हो सकता हो कि आप समझ पाओ कि वो शामिल था या नहीं। और ऐसे क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शामिल था तो नॉर्मली उपयुक्त सभी उसका सही होता है, ठीक है, क्योंकि देखो आप साथ तो याद नहीं कर पाओगे, वो एग्जामिनर को भी पता है, ठीक है, कि इस पे बंदा तुक्का ही मारेगा, सही लग गया तो लग गया, नहीं तो गलत ही होगा वो, ठीक। तो एक बार अगर पढ़ लोगे तो बढ़िया है, मैं याद भी नहीं करा पाऊंगा, आप याद भी नहीं कर पाओगे, ठीक। तो मैं स्किप करूंगा, बट एक बार रीड कर लेना आप अपने हिसाब से। अगला हम लोग का नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा नवमित्र डिवाइस, ठीक है, ठीक, नवमित्र डिवाइस, इसको हम लोग देखते हैं। देखो नवमित्र डिवाइस के बारे में यहाँ पे क्या बोला है कि यह क्या है, यह एक इनोवेटिव सेफ्टी डिवाइस है और अभी हाल ही में इसरो ने इस नवमित्र डिवाइस का सफल परीक्षण किया है, ठीक है, बेसिकली इसका परीक्षण किया गया है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि नवमित्र बेसिकली क्या है। तो नवमित्र एक इनोवेटिव सेफ्टी डिवाइस है जिसके बारे में आगे देखिए यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक, इधर देखिए, ठीक है, यहां पे क्या लिखा है कि जो ये नवमित्र डिवाइस है अर्थात जो नवमित्र उपकरण है इसको किसके द्वारा विकसित किया गया। तो विकसित किया गया इसको अंतरिक्ष या स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के द्वारा, ठीक है। तो इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है, यानी इस इनोवेटिव सेफ्टी डिवाइस को मैं ऐसे लिख देता हूं नवमित्र या ISD, नवमित्र शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं नवमित्र, या इसी को मैं लिख दूंगा इनोवेटिव सेफ्टी डिवाइस। किसके द्वारा, पहली बात क्या है, किसके द्वारा डेवलप किया गया, ठीक है, तो इसको डेवलप किया गया ध्यान देना है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के द्वारा, ठीक है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अब पेपर में क्वेश्चन बन के ये आ सकता है कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहां पर है। तो ध्यान देना ये कहां पे स्थित है ये वाला, तो ये आपकी अहमदाबाद में स्थित है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर आपका अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है। ऐसे जो साइड में जगह मिले वहां पे आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाने में उस जगह का बेसिकली किताब का यूज कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा इसका काम क्या है, काम देखते हैं हम लोग। तो काम की जब भी बात करनी होगी तो इसके नाम को फोकस करना। नाम में क्या लिखा है, सेफ्टी डिवाइस। ये क्या है, बेसिकली ये एक सेफ्टी डिवाइस है। नवमित्र क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। तो जब ये एक सेफ्टी डिवाइस है अर्थात इसका काम क्या होगा, सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। तो किसको सुरक्षा प्रदान करना, तो चूंकि इस नवमित्र को जहां स्टेब्लिश किया जा रहा है वो एक मत्स्य, यानी वो एक मत्स्य नौका है, यानी फिशिंग वेसल है, वो मत्स्य नौका है, वो फिशिंग, ठीक है, वेसल है। यहां पे देखो मैं दिखा भी दूं, ठीक है, देखो यहां पे बोला है कि एक मत्स्य नौका पे इसको स्थापित किया जाएगा। तो जब इसको एक मत्स्य नौका पे स्थापित किया जा रहा है एक सुरक्षा उपकरण को, तो सुरक्षा किसको देगा, यानी मछुआरों को देगा। मछुआरों को किस बात से सुरक्षा देगा कि भाई कभी टकराहट की, मछुआरे कभी रास्ता भूल जाए, कभी टकराहट की स्थिति आ जाए तो कम्युनिकेशन में आसानी हो। कम्युनिकेशन किससे, कम्युनिकेशन जो सुरक्षा अधिकारी है, जो समुद्री सुरक्षा अधिकारी हैं उनसे कम्युनिकेशन आसानी हो जाए, ठीक है, कम्युनिकेट उनसे अच्छे से कर सके। दूसरी बात, मछुआरों का काम क्या है, मछुआरों का काम है मछली पकड़ना, यानी जो फिशिंग फील्ड्स है, ठीक है, मछुआरों को वो इजली मिल जाए। तो फिशिंग फील्ड की पहचान भी इनके द्वारा हो सकती है। एक तो क्या है, ये मछुआरों की तो मदद करते ही करते हैं, ठीक है, मछुआरों की मदद करते हैं, साथ ही क्या करते हैं, फिशिंग फील्ड की पहचान करके भी, ठीक है, फिशिंग फील्ड की पहचान भी करते हैं जिसको मछुआरों को मछली मारने में आसानी हो, ठीक है, जो मत्स्य प्रौढ़ एरिया है वो उनको मिल जाए। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि ये बेसिकली इसका पहचान करना भी काम है, ठीक है। दूसरा, जो फिशरीज हैं उनकी सुरक्षा कैसे, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इसमें प्रयोग किया गया है, तो इसके थ्रू, जिससे वो होता क्या है कि जो समुद्री अधिकारी उनसे अच्छे से संपर्क स्थापित कर पाते हैं ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट आपका है विक्रम-1 का अभी अनावरण किया गया। किसके द्वारा अनावरण किया गया विक्रम-1 का, तो यहां पे लिखा गया किसके द्वारा इसका अनावरण किया गया, स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विक्रम-1 रॉकेट का अभी अनावरण किया गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो, स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जो इसका अनावरण किया गया है, स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड का यह पहला वाणिज्यिक रॉकेट भी है। तो पीटी में क्वेश्चन ये भी बना सकता है कि स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड का ने अपने हाल ही में किस
प्रथम वाणिज्यिक रॉकेट का अनावरण किया, तो वो है विक्रम वन। विक्रम वन एक वाणिज्यिक यानी एक कॉमर्शियल रॉकेट है, किसका? स्काई रूट एरोस्पेस का। ठीक है, इसकी मारक क्षमता कितनी है, ध्यान रहा है कितना किलोग्राम है ये सब। ठीक है, इसमें बात बोली गई है, मतलब इसकी कितनी ऊंचाई तक इसको प्रक्षेपित करने में सक्षम है। ठीक है, कितनी इसकी कितना मतलब किलोग्राम इसका भार है। ठीक है, वगैरह वगैरह। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी गई है कि स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा जो डेवलप ये विक्रम वन है, ये पूर्णतः कार्बन फाइबर द्वारा निर्मित रॉकेट है। ठीक है, यानी इसको बनाने में पूर्णतः कार्बन फाइबर का यूज किया गया है। ठीक है, कार्बन फाइबर का यूज किया गया है। ठीक है, कार्बन फाइबर का यूज किया गया। ठीक, तो ये भी एक पीटी इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, पीटी इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। ये सारी चीज हो गया। ठीक है, कह रहा है कि अच्छा यहां पे देखो एक बात ये बोली जा रही है, हालांकि आप नहीं भी देखोगे तो कोई बात नहीं रहेगी, कि कंपनी का ये भले ही पहला वाणिज्यिक रॉकेट हो, लेकिन ओवरऑल ये दूसरा रॉकेट है। ओवरऑल जो इस कंपनी का प्रथम रॉकेट था उसका नाम था विक्रम यस, और जो विक्रम वन है वो वाणिज्यिक रॉकेट है। विक्रम यस क्या है, 2022 में इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो विक्रम यस स्काई रूट का प्रथम रॉकेट है, लेकिन प्रथम वाणिज्यिक रॉकेट कौन सा है, तो वो आपका है विक्रम वन, ना कि विक्रम यस। ठीक है, ओवरऑल कौन सा है, तो वो दूसरा रॉकेट है आपका। ठीक है, वो द्वितीय रॉकेट है विक्रम वन। ओवरऑल द्वितीय रॉकेट है, लेकिन वाणिज्यिक का पहला रॉकेट है। ठीक है, ध्यान देना। अब लूना 25, इधर हमने अपना चंद्रयान चुना, रसिया ने हमारे पीछे लूना लगा दिया। ठीक है, अब देखो लूना को समझने के पहले हम लोग क्या करेंगे, रसिया के लूना 25 की हिस्ट्री सोचेंगे। लूना क्या है, बेसिकली एक चंद्रयान है, किसका? ये एक रशिया का, रूस का। यूएसएसआर के जब रसिया का एकीकरण था, जब रसिया टूटा नहीं था, ठीक है, शीत युद्ध के दौरान, तो 1976 में लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया गया था, जो कि एक सक्सेसफुल मिशन था। 1976 के बाद, आफ्टर 1976, 1976 के बाद रशिया ने, ठीक है, 47 ईयर, लगभग ये 47 ईयर का दौर चलता है, और वर्ष 2000 ध्यान रहे कब, 23 में अपना अगला मिशन जिसका नाम है लूना 25 उसको प्रक्षेपित कर देती है। ठीक है, अब बात है कि लूना पास हुआ कि फेल हुआ, लेकिन 23 का जो ये लूना मिशन था ये फेल कर गया, यानी इसका संपर्क क्या है, इसके रोवर का संपर्क टूट गया। ठीक है, इसके रोवर का संपर्क टूट गया। तो यहां पे लिखा है कि लूना 25 मिशन को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर है जिसका नाम है बागुस्लावस्की क्रेटर, ठीक है, इसी के निकट लैंड कराना था। लेकिन इस क्रेटर के निकट लैंड करने के पहले, ठीक है, ये क्या हुआ, लैंड से टकरा गया, यानी खत्म हो गया, टकरा कर नष्ट हो गया। ठीक है, यानी लूना 25 क्या हुआ, मिशन एक फेल मिशन था। ठीक है, कहां पे इसको उतारने की तैयारी थी, इसको भी दक्षिणी ध्रुव पर ही उतारने की तैयारी थी। अगर ये सफल हो गया था तो भारत दक्षिणी ध्रुव पे उतरने वाला प्रथम देश नहीं बनता, वो दूसरा देश बन जाता। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, ये इस क्रेटर पे नहीं उतर पाए, तो ये हमारी उपलब्धि हमारे हाथ लगी। ठीक है, तो किसी की सफलता अपने लिए कभी कभी सफलता भी बन जाती है। ठीक है, अच्छा ये बात है, एक चीज सोचो, लेकिन अगर अच्छा ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला वो सही बोला क्या, कि भारत अगर मतलब ये सफल हो जाता तो भारत दूसरा देश बन जाता। ठीक है, ऐसा सही है क्या? क्योंकि हमको पता है कि जो चंद्रयान 3 था, ठीक है, वो कितनी तारीख को पहुंचा था, हमको याद होगा, वो चंद्रयान 3 आपका जो था वो 23 अगस्त को, ध्यान देना है, 23 अगस्त को उसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी, और 23 अगस्त को इसी के लिए हम लोग नेशनल स्पेस डे मनाते हैं। ठीक, तो और ये कब इससे संपर्क था, अराउंड 20 अगस्त को, तो यानी ये 3 दिन पहले हमसे जीत के प्रथम देश बन जाता। ठीक है, तो ये दिमाग रखना, 20 हमारा कब पहुंचा है, हमारा पहुंचा है 23 अगस्त को, और इसी वजह से इस 23 अगस्त को हम क्या बनाते हैं, ठीक है, नेशनल स्पेस डे बनाते हैं, नेशनल स्पेस डे मनाते हैं। अच्छा, अब हमने ये देख लिया, अब हमारा अगला क्या है, PSLV C56, ठीक है, DS सार मिशन, इसको देखते हैं। ठीक है, इस मिशन के तहत भी दिमाग में रखना है कि ऐसा नहीं है कि केवल एक ही उपग्रह गया था। देखो, जो PSLV C56 के तहत जो DS सार मिशन गया था, ये इस मिशन का मुख्य मिशन है। ठीक है, या मुख्य उपग्रह था। ठीक है, किसका था, तो सिंगापुर की। ठीक है, ये किस देश से संबंधित था, तो ये बेसिकली आपका, ठीक है, सिंगापुर से संबंधित था। ठीक है,
एक यहाँ पे बुक में उस इंस्टीट्यूट का नाम भी लिखा है जिसने इसको जो डेवलप किया है, डियास्टा एसटी इंजीनियरिंग सिंगापुर। ठीक है, तो बेसिकली समझेंगे डीएसआर मिशन का संबंध किससे है? सिंगापुर से। जो अदर भी उपग्रह इसके साथ 7 उपग्रह कुल डीएसआर को लेके गए थे। ठीक है, डीएसआर के सहित मतलब उसको काउंट करते हुए कुल 7 उपग्रह गए थे। ठीक, तो यहाँ पे देखो एक बात यह भी लिखी है कि इस मिशन के तहत कुल 7 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया था। किस मिशन के तहत? PSLV C56 के तहत, C56 के तहत। ठीक है, C56 के तहत। इसमें बस यही इतना इंपॉर्टेंट था, PSLV C56 के जो डीएसआर मिशन था किस प्रक्षेपण यान से क्या? तो PSLV C56 थे। कहां से संबंधित है? तो ये मिशन एसटी इंजीनियरिंग सिंगापुर, ठीक है, के लिए NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, अभी हमारी स्पेस पॉलिसी बनी है तो हम लोग स्पेस पॉलिसी भी अभी देखने वाले हैं। तो सिंगापुर के लिए NSIL अर्थात न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का एक समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। यह भी एक कमर्शियल मिशन था। कमर्शियल मिशन था तभी तो हम लोग छोड़ने आए। ठीक है, हमको भी पैसा चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक, तो इसमें बस यही चीज याद करनी थी। अब हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 की अभी क्या हुई है? सफल लैंडिंग हुई है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 को देखते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ चीजें तो हमको पता है भाई चंद्रयान के बारे में। ठीक, कि भाई चंद्रयान हमने यहां से, ठीक है, यहाँ पे देखो किस रॉकेट यान के तहत हमने इसका प्रक्षेपण किया? तो LV-M3-M4 प्रक्षेपण यान के माध्यम से हमने पता है कि इसको प्रक्षेपित किया था कब? 14 जुलाई को। 14 जुलाई को। ठीक, और ये कहां के लिए? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के लिए, यानी चंद्रमा के साउथ पोल के लिए। ठीक है, साउथ पोल के लिए। ठीक, साउथ पोल के लिए। अच्छा, यहां पे कह रहा है कि जब हमने इसको प्रक्षेपित किया तो इसके क्या थे? इसके बेसिकली 3 मुख्य घटक थे अपने चंद्रयान मिशन के। क्या थे? तो एक स्वदेशी प्रणोदन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर, ये 3 इसके मुख्य घटक थे। ठीक है, लैंडर और रोवर हमको पता है ये दोनों, ठीक है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचे थे। ठीक, अब बताओ इसमें रोवर क्या था इसमें से? अच्छा ये बताओ लैंडर और रोवर में से व्हीकल कौन था? वो जिसपे चक्का लगा था, और कुल कितने चक्के लगे थे उस पर? ठीक, तो वो व्हीकल यानी जो वो ठीक है व्हीकल थी वो कौन सी थी? जो गाड़ी थी वो रोवर था या लैंडर था? ठीक है, हालांकि नाम पे थोड़ा सा फोकस करोगे ना तो आंसर तुरंत मिल जाएगा। कितनी बार आंसर तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा नाम को फील लेना होता है और आंसर स्टिक हो जाते हैं। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये आप लोग बता सकते हो। साउथ पोल पे हमने कब पहुंचा? तो हमको होता कि साउथ पोल पे हमने 23 अगस्त को पहुंचे। 23 अगस्त को ये अचीवमेंट हासिल की। कुल कितना दिन हुआ? इसके पहले मैं एक क्लास में बता चुका हूं, इस क्लास में नहीं, इसके पहले की क्लास में आप लोग बता सकते हो। अच्छा, जिस जगह पे ये पहुंचा चंद्रयान 3 हमारा लैंड किया, उस जगह को हमने बताया जहां पे हमने सॉफ्ट लैंडिंग की, उस जगह का नाम हमने क्या लिख दिया है? स्यू पॉइंट। स्यू पॉइंट। अच्छा, ये हमारा क्या था? ये हमारा एक सक्सेसफुल मिशन था। सक्सेसफुल मिशन था। तो अगर चंद्रमा की बात करें कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत कौन सा देश है, तो विश्व का 14 देश है। अमेरिका पहला, ठीक है, अमेरिका के बाद से रशिया यानी USSR, आप लूना याद करो। ठीक है, तीसरा चाइना और चौथा भारत। यानी भारत के पहले अमेरिका, रशिया और चाइना चंद्रमा की सतह पे कदम रख चुके थे। लेकिन साउदर्न पोल पे कदम रखने वाला भारत क्या था? भारत प्रथम देश है। लूना 25 के तहत रखने वाले की कोशिश कर रहा था, रशिया भी साथ में हमारे, लेकिन वो रख नहीं पाया। ठीक है, रख नहीं पाया। तो स्यू पॉइंट क्या है? स्यू पॉइंट का जो नाम है ये चंद्रयान 3 CH3 यानी चंद्रयान 3 जहां पे लैंड किया था उसका नाम है। ठीक है, और 23 अगस्त को मैंने आपको बताया नेशनल स्पेस डे भी हम लोग मनाते हैं। तो जहां पे चंद्रयान 2 लैंड किया था, ध्यान रहा है, जिस जगह पे चंद्रयान 2 लैंड किया था, उस जगह का नाम क्या है? तिरंगा पॉइंट है। अब यहां पे कुछ कंक्लूजन्स बताएं भाई, हमने इतना सफल मिशन भेजा, इसके कुछ कंक्लूजन निकले। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे सर अंडरलाइन नहीं किया, पढ़ा डाले। लो भैया अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, 23 अगस्त 2023 को लैंड किया। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 14 देश बन गया। ये पूर्व पहले के 3 कंट्री, पहले के 3 देश हैं यहाँ पे। ठीक है, साउथ पोल पे पहुंचने वाला ये विश्व का पहला देश है। ठीक है, शिव शक्ति नाम रखा गया है कहाँ पे? जहाँ चंद्रयान 3 लैंड किया उसका नाम है शिव शक्ति। ठीक है, नेशनल स्पेस डे कब मनाते हैं? 23 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है,
जो लोग कॉपी पे नोट करते हैं वो लोग ध्यान देना, नोट कर लेना। तिरंगा पॉइंट किसको नाम रखा गया है, जहाँ पे CS2 चंद्रयान 2 उतरा था उसका नाम तिरंगा पॉइंट है। ठीक है, ये सब बात होगी। अब क्या रिजल्ट निकले, रिजल्ट क्या निकले, एक बार रिजल्ट को समझो आप लोग। ठीक है, ठीक है। अब देखो रिजल्ट को समझने के लिए मैं यहां पे एक चार्ट बनाऊंगा। ठीक है, एक चार्ट बनाऊंगा, उसमें लिखूंगा लैंडर और रोवर। इधर लैंडर लिखूंगा, सिंपली समझा देता हूं, और इधर रोवर समझा दूंगा। एक्चुअली देखो लैंडर और रोवर के साथ कुछ उपकरण लगे हुए थे। ठीक है, जैसे उपकरण का नाम क्या है, आप लैंडर के साथ देखेंगे। ठीक है, तो ये देखो RAMBHA यानी रंभा। ठीक है, तो ये जो एक उपकरण था जिसका नाम था, यानी विक्रम लैंडर के साथ जो संलग्न था उसका नाम था R से रेडियो। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ मून। ठीक है, यानी ये बेसिकली जो रंभा करके उपकरण था ये कहां पे था, ये लैंडर से लगा हुआ था। तो पहले तो सिंपली नाम रख लो, काम क्या था बताता हूं। ये आपका लैंडर से लगा हुआ एक उपकरण था, लैंडर से लगा हुआ उपकरण। ठीक है, इसके बाद से लैंडर से लगा हुआ जो दूसरा उपकरण था उसका नाम देखो यहां पे। ठीक है, यहां लिखा होगा, ठीक है, एक सेकेंड, ये देखो यहां पे लैंडर से संलग्न एक जो दूसरा उपकरण था, एक पेन चार्ज करना पड़ेगा मुझे। दूसरा उपकरण आपका यहां पे देखो लिखा है चैसेट। ठीक है, CHA से हो गया आपका चंद्रास, ST से S से सरफेस, T से थर्मोफिजिकल, E से एक्सपेरिमेंट। तो ये दूसरा आपका उपकरण हो गया, मैं यहां पे नाम लिख देता हूं। ठीक है, चैसेट। ठीक है, अब इन दोनों का काम बता देता हूं कि भाई इनका काम क्या है बेसिकली। ठीक है, इनका काम देखते हैं। देखो काम देखने के लिए क्या करना है, एक बार इसका फुल फॉर्म देखो। ठीक है, जो रोवर में लगा है, ठीक है, ये आप देखो इसका फुल फॉर्म देखो। ठीक है, क्या कर रहा है, चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल, ठीक है, एक्सपेरिमेंट, यानी चंद्रमा की सरफेस का, ठीक है, जो तापमान है बेसिकली उसका अध्ययन करेगा। यानी यहां पे क्या लिखा है कि सॉइल के, दक्षिणी ध्रुव की मृदा के तापमान का बेसिकली इसके द्वारा क्या किया गया है, मेजरमेंट किया गया है। और तापमान का यानी सॉइल टेम्परेचर का बेसिकली क्या किया गया है, यहाँ पे मेजरमेंट किया गया है। और सॉइल टेम्परेचर यहाँ पे मैं लिख भी दूं इसलिए कि इसने क्या किया है, सॉइल टेम्परेचर का मेजरमेंट किया। नीचे लिख देता हूं, ठीक है, यहां से कि भाई इसके द्वारा क्या किया गया है, सॉइल टेम्परेचर का, TEMP यानी टेम्परेचर का, यानी मृदा के तापमान का बेसिकली इसके द्वारा स्टडी किया गया है। और स्टडी करके क्या बोला गया, इस चीज को देखिए। तो जब इस चीज को देखेंगे तो यहां ध्यान देना, कह रहा है कि अगर हम लोग चंद्रमा की सतह का अध्ययन करें, ठीक है, तो यह क्या होता है, जो यहाँ का मैक्स तापमान मतलब सतह का जो तापमान है, ठीक है, तो कह रहा है कि चंद्रमा की सतह, ठीक है, जहां लैंडर स्थित है वहां का तापमान अराउंड 40 to 50 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन जैसे ही केवल 80 mm नीचे जाते हैं, मिलीमीटर नीचे जाते हैं, तो -10 हो जाता है। यानी थोड़ी सी ही गहराई में तापमान में भयानक चेंजिंग आता है। जो हमारे, ठीक है, कितनी चेंजिंग आती है, बहुत बहुत भयानक चेंजिंग, अराउंड 60 डिग्री, 50 to 60 डिग्री डिक्रीज कर जा रही है केवल 80 मिलीमीटर पे। ठीक, तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो चंद्रमा का सरफेस है, यहां पे देखो हम लोग कह सकते हैं, कंक्लूजन ये निकलता है कि जो चंद्रमा की ऊपरी मृदा जिसको हम लोग टॉप सॉइल कहते हैं वो क्या कर रही है, वो थर्मल इंसुलेटर की तरह काम कर रही है। ठीक है, यानी चंद्रमा की जो टॉप सॉइल है, जो क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि चंद्रमा की जो टॉप सॉइल है, यानी ऊपरी जो सतह है, दक्षिणी ध्रुव का जो ऊपरी सतह है जहां पे रोवर था, ठीक है, वो क्या कर रही है, वो कैसे काम कर रही है, वो लाइक काम कर रही है थर्मल इंसुलेटर के, तापीय अवरोधक का काम कर रही है। वो तापीय अवरोधक की तरह काम कर रही है, थर्मल इंसुलेटर, थर्मल इंसुलेटर की। क्यों, क्योंकि भाई ऊपरी लेयर पे तापमान क्या है, 40 to 50 डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस, और जैसे थोड़ा सा नीचे जाते हैं -10 हो जाता है, -10 डिग्री सेल्सियस। इससे पता चला है कि जो टॉप सॉइल है वो थर्मो इंसुलेटर की तरह काम कर रही है। ठीक, अब जो ये वाला आपका हिस्सा है, ठीक है, जो RAMBHA रंभा, ठीक है, मेरी नजर में रंभा, बाकी नहीं, ठीक है।
तो ये क्या कह रहा है कि दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सतह से संबंधित चंद्र प्लाज्मा वातावरण का मापन करेगा। यानी ये क्या करेगा, इसका काम क्या है, चंद्र प्लाज्मा वातावरण का मापन करना। ठीक है, चंद्र प्लाज्मा वातावरण का मापन करना, चंद्र प्लाज्मा, इसका मैं इसी के लिए एक चार्ट बना रहा हूं, चंद्र प्लाज्मा वातावरण का मापन। ठीक है, और मापन से पता चलेगा कि ये बहुत कम घना है, यानी एक विरल है। ये इसका माध्यम कैसा है, ये नॉर्मली विरल टाइप का है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया लैंडर में लगे जो उपकरण है। अब रोवर में कौन कौन से उपकरण लगे हैं ध्यान देना है। तो रोवर में आपका जो उपकरण लगा उसका नाम है LIBS, लाइप्स, और यहां पे APXS ये नाम है। अब मैं आपको दिखा देता हूं ये कहां पे लिखा है। तो देखो APXS यहां पे लिखा है। ठीक है, और आपका लाइव्स देखो यहां पे लिखा है, ये देखो। ठीक है, ये यहां पे लिखा हुआ है। अब देखो लाइव्स में किया क्या क्या है, मतलब इस उपकरण के तहत क्या क्या है कि एक्चुअली जहां पे आपका जो जहां पे रोवर उतरा था उन जगहों का, जहां पे बेसिकली, ठीक है, उन जगहों का, ठीक है, इन सीटू मेजरमेंट किया गया। ठीक है, उन जगहों का यथास्थिति मापन किया गया, यानी इन सीटू मेजरमेंट किया गया। और मेजरमेंट का कंक्लूजन क्या निकल के आया कि भाई चंद्रमा की सतह पे सल्फर की उपस्थिति प्रधानता के तौर पर दिखती है, यानी सल्फर मेनली यहां पे पाया जाता है। हालांकि केवल सल्फर ही नहीं, यहां पे एल्यूमिनियम के भी मतलब अंदाजा लगा कि एल्यूमिनियम भी है, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, इन सभी की उपस्थिति का पता लगा, लेकिन मेनली सल्फर की उपस्थिति का यहां पे पता लगाया गया। बाद में इसमें यहां से मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, इन सभी तत्वों की उपस्थिति का पता चला। यानी मेनली किसका पता चला, इन सिटू। यानी हम लोग अगर लाइव्स के बारे में सिंपली बोले तो ये करता कि ये किया क्या, इसने इन सिटू मेजरमेंट किया। ध्यान देना है, इसने क्या किया, जो इन सिटू मेजरमेंट टर्म्स है वो मैं टर्म्स ही लिख देता हूं, इन सिटू मेजरमेंट। इन सिटू मेजरमेंट किया। ठीक है, और इन सिटू मेजरमेंट का क्या हुआ कि बहुत सारे एलिमेंट्स निकल के आए कि भाई कि चंद्रमा की सतह पे है, मेनली उसमें सल्फर निकल के आया, प्लस ETC, यानी बहुत सारे हैं। इसका एग्जांपल आपको बुक में लिखा हुआ है। अब अपेक्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये देखना। ठीक है, इसका क्या है, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये भी बेसिकली क्या करता है, माइनर एलिमेंट्स का मतलब की उपस्थिति का जांच करता है। ठीक है, इसका भी काम बेसिकली क्या है, माइनर एलिमेंट्स की उपस्थिति का जांच ही करना है। ठीक है, इसका भी काम क्या है, जो माइनर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनकी उपस्थिति का जांच करना। तो अब समझ गए कि जो लोअर में पहली बात तो वो दो जो लगे हुए उपकरण है वो क्या है। ठीक है, इनका नाम अलग से नॉर्मली दिमाग में रखना अपनी जगह पे। देखो बाकी सब 23 अगस्त इंटरनेशनल स्पेस डे, LV M3 M4, ठीक है, प्रक्षेपण यान, ठीक है, लैंडर, रोवर, ठीक है, विश्व का चौथा देश, दक्षिण ध्रुव का पहला देश, लूना 25, ठीक है, वो सब रट के बैठे हैं। ठीक, वो कोई ऐसा नहीं जो रट के नहीं बैठा है। मेनली यहां से जो लोग नहीं रट के बैठे हैं वो ये है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में कह सकता है कि सल्फर के अतिरिक्त और किन किन तत्वों की प्राप्ति हुई है। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से ऐसा सकता है कि ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं हुई है, तो दिमाग रखना ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम सबकी प्राप्ति हुई है। सल्फर मेनली है, ठीक है, मेनली सल्फर। ठीक है, उसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे जैसे एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, इन सबकी उपस्थिति का पता लगाए। तो हो सकता है यहां से क्या साक्ष्य मिले, भाई हमने इतना चीज खत्म किया, क्या कंक्लूजन मिला, वहां से क्वेश्चन बन के आ जाए, तो वो चीज आप लोग अब कर लेंगे। ठीक है, वो चीज अब आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अच्छा एक इसमें जाते जाते लास्ट फैक्ट इस टॉपिक में ये लिखा है, यहां पे देखो ये लिखा है, कह रहा कि अगले चंद्र मिशन के तहत इसरो द्वारा जाक्सा किसकी है, तो हमको पता है जापान की एरोस्पेस एजेंसी है। ठीक है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है। इसके साथ संयुक्त रूप से, अर्थात इसरो और जाक्सा संयुक्त रूप से क्या करेंगे, ल्यूपेक्स मिशन को लॉन्च करेंगे, यानी ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, यानी ल्यूपेक्स मिशन। पेपर में क्वेश्चन कह सकता है LUPEX, ल्यूपेक्स मिशन किसके द्वारा जारी किया जाने वाला है, तो वो आपका है इसरो किसके साथ मिलके, तो जाक्सा के साथ मिलके।
आया समझे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा GSLV F12 NVS 01, यानी ये बेसिकली NVS 01, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली GSLV F12 NVS 01 मिशन, ठीक है, जो कि एक नेविगेशन सैटेलाइट है, ये हम लोग देखते हैं।